नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आपको दिल्ली के अंजलि मर्डर केस की याद तो होगी। अंजलि मर्डर केस यानी साल के पहले ही तारीख में हुई वो वारदात जिसने सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान को हिला दिया था। वजह ये थी कि कातिलों ने एक लड़की को कार के पहियों तले न सिर्फ कुचला था बल्कि 13 किलोमीटर तक उस लड़की को उसी हालत में कार के नीचे घसीटते हुए ले गए थे। और इसका नतीजा ये हुआ कि लड़की की सिर्फ जान ही नहीं गई बल्कि उसकी लाश के चीथड़े बिखर गए और उसकी ऐसी दशा हो गई कि उसकी तरफ देखना भी मुश्किल था। इस दर्दनाक मामले में एक बहुत मेजर अपडेट है, एक फॉलोअप है और उसी फॉलोअप के साथ आज मैं आप सबके सामने हाजिर हूं। असल में जब ये मामला सामने आया था तो दिल्ली पुलिस ने इस सिलसिले में सबसे पहले आईपीसी की धारा 304 के तहत गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया था, यानी कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। लेकिन जिस तरह से इस घटना को कातिलों ने अंजाम दिया उसे देखकर लोग जो है बहुत गुस्से में थे और वो लगातार इस बात के लिए पुलिस पर दबाव बना रहे थे, मांग कर रहे थे कि अंजलि की मौत के मामले में 304 का नहीं बल्कि 302 का यानी कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। इस मामले पर जो है दिल्ली पुलिस और तमाम पक्षों के बीच में आप ये कह सकते हैं कि एक खींचतान भी चल रही थी और आखिरकार उस वक्त देश में जो गृह मंत्रालय है, गृह मंत्रालय ने इस मामले में दखल दी और गृह मंत्रालय के दखल देने के बाद पुलिस ने तब इस मामले में 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। अब जो अपडेट है वो ये है कि दिल्ली पुलिस का 302 के तहत आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का जो फैसला था उसे अदालत ने सही ठहराया है और जितने आरोपी हैं उनके खिलाफ चार्ज फ्रेम कर दिया गया है और अब कत्ल के धाराओं के तहत ही उन आरोपियों के खिलाफ केस चलने वाला है। अब इस मामले में चार्ज फ्रेम कैसे हुआ, उसकी प्रक्रिया क्या होती है और किन किन लोगों के खिलाफ कत्ल की धाराओं के तहत मुकदमा चलेगा और किन आरोपियों को चार्ज फ्रेम के दौरान अदालत से राहत मिली है, आज मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा और नटशेल में बताऊंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये घटना जो है, जैसा कि आप सबको याद है, 31 दिसंबर 2022 और 1 जनवरी 2023 की दरमियानी रात को हुई थी और जगह थी सुल्तानपुरी। दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में एक लड़की स्कूटी पर अपनी एक सहेली के साथ कहीं जा रही थी, गुजर रही थी और इसी बीच एक कार ने उन दोनों लड़कियों को हिट कर दिया था। हिट करने के बाद एक लड़की जो उस स्कूटी पे सवार थी वो बहुत घबरा गई और घबरा कर वो घर चली गई और घर जाकर छुप गई। उसने इस एक्सीडेंट के बारे में किसी को नहीं बताया और उसकी जो सहेली थी उसको कार ने न सिर्फ कुचल दिया बल्कि कुचलने के बाद उसकी लाश दुर्भाग्य से या वो जख्मी हालत में दुर्भाग्य से कार के नीचे फंस गई। और ये जो कार चलाने वाले लोग थे, जो कार में सिरफिरे नौजवान बैठे हुए थे, जो नए साल की पार्टी और जश्न में इतने मतवाले थे कि उन्होंने इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं की कि उनके कार के नीचे एक इंसान जो है वो फंस गया है, उसे कार के नीचे से बाहर निकालना चाहिए, बल्कि वो कार जो है दिल्ली की सड़कों पर 13 किलोमीटर तक घुमाते रहे और आखिरकार उस लड़की की मौत हो गई थी। उस लड़की का नाम अंजलि था। तो इस मामले में जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तमाम जो चश्मदीद हैं उनके बयान, लड़की की सहेली से बातचीत करना, जिसने पीसीआर को कॉल किया था इस घटना के बाद, उससे बातचीत करना, इन तमाम कवायदों के बाद जब पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश आगे बढ़ाई तो एक एक करके 4 चेहरों पर से नकाब हटा, जिनके बारे में ये पता चला कि ये 4 लोग उस कार में सवार थे। और इसी के साथ ये भी पता चला कि 3 लोग और ऐसे थे जिन्होंने इन लोगों की मदद की थी सबूत मिटाने या सबूत छुपाने में। तो जाहिर है जो 4 लोग कार में सवार थे वो तो आरोपी हैं ही और जो 3 लोग थे जिन्होंने इनकी मदद की थी वो भी इस मामले में आरोपी हैं। लेकिन क्या इन 7 लोगों का जुर्म एक जैसा है? आमतौर पर कत्ल की या इस तरह की घटनाओं में जो मुकदमे दर्ज होते हैं उसमें तमाम मुलजिमों पर एक जैसे इल्ज़ाम या जुर्म लगते हैं, लेकिन ये मामला थोड़ा हटकर है। मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि हटकर क्यों है और किस पर क्या इल्ज़ाम है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, कार में जो लोग सवार थे उन लोगों के नाम है अमित, कृष्ण, मनोज मित्तल और मिठुन। ये जो 4 लड़के हैं ये उस रात पार्टी करके लौट रहे थे और इसी बीच एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट के बाद इन्होंने रियलाइज़ किया कि उनकी कार के नीचे कुछ फंसा हुआ है और वो गाड़ी से बीच में नीचे भी उतरे और नीचे उतरकर उन्होंने देखा कि वाकई नीचे एक लड़की फंसी हुई है। लेकिन ये
लोग इतने संवेदनहीन थे कि इन्होंने इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं की कि उस लड़की को कार के नीचे से बाहर निकाला जाना चाहिए। वो कार दौड़ाते रहे और आखिरकार उस लड़की की मौत हो गई। तो ये तो उन 4 लोगों का जुर्म है। इसके बाद 3 और लोग हैं जो इस घटनाक्रम के बाद इन चारों की मदद कर रहे थे। उनमें एक है आशुतोष, एक है अंकुश और एक है दीपक। ये तीनों लोग फिलहाल जमानत पर बाहर हैं और बाकी जो 4 लोग कार में थे वो चारों लोग अभी भी जेल में हैं, जब ये घटना हुई थी तब से लेकर अब तक। तो इस मामले में पुलिस ने चार्जशीट 3 महीने की तफ्तीश के बाद दाखिल कर दी थी और चार्जशीट में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले तो विवाद इसी बात पर था कि गैर इरादतन हत्या का मामला होगा या इरादतन हत्या यानी नॉर्मल मर्डर का केस होगा, इस पर विवाद था। तो खैर पुलिस ने विवाद के बाद जो है उनके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज किया था। तो अभी अदालत में जब चार्जशीट हुई, चार्जशीट होने के बाद दोनों पक्ष के वकीलों ने इस मामले पर बहस की। जो अभियोजन पक्ष यानी पुलिस की तरफ से जो अधिवक्ता इस मामले को अदालत में लड़ रहे हैं, मतलब जिस केस की पैरवी कर रहे हैं, उनका यह कहना था इन 4 लोगों ने पूरे होशो हवास में उस लड़की की जान ली थी, क्योंकि इन्हें यह पता चल गया था कि कार के नीचे एक लड़की फंसी हुई है। इसके बावजूद उन्होंने लड़की को बचाने की और उसे कार के नीचे से बाहर निकालने की कोशिश नहीं की, जो इनके इंटेंशन यानी नीयत और कत्ल के मकसद को साबित करता है। और इसीलिए इन लोगों के खिलाफ 302 के तहत ही मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। और इन्होंने सबूत मिटाने की कोशिश की, इसलिए 201 की धारा भी लगेगी। 212 के तहत गुनहगारों को शरण देने का, एक दूसरे की मदद करने का इल्जाम इन पर है। और साथ ही 120B यानी आपराधिक साजिश रचना, इस घटना को बिना साजिश रचे हुए अंजाम नहीं दिया गया, तो इसीलिए इनके खिलाफ इन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और इन्हीं धाराओं के तहत आगे भी केस में मुकदमा चलना चाहिए, ऐसा अभियोजन पक्ष के वकील ने कोर्ट में दलील में अपनी बात कही। जबकि बचाव पक्ष के जो वकील हैं, यानी जो इन लड़कों की तरफ से पैरवी कर रहे हैं, उनका यह कहना था कि देखिए लड़की जो अंजलि है, उनके साथ इन लड़कों की कोई पहले मुलाकात नहीं थी, जान पहचान नहीं थी, कोई दुश्मनी नहीं थी, तो ऐसे में कोई मोटिव कत्ल करने का, कोई मकसद कत्ल करने का नहीं है। तो इसीलिए जो घटना हुई है वो अनजाने में हुई है, तो इसीलिए इस मामले में गैर इरादतन हत्या का मुकदमा ही चलना चाहिए, हत्या का मुकदमा नहीं चलना चाहिए। तो ये चार्ज पर बहस थी, लेकिन अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद यह तय किया कि 302 के तहत जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि बेशक वो जो आरोपी लड़के हैं वो अंजलि को पहले से न जानते हों, लेकिन जिस तरह से उनको जब ये पता चल गया कि एक्सीडेंट हो गया है, लड़की कार के नीचे फंस गई है, इसके बाद भी उन्होंने उस लड़की को नीचे से बाहर नहीं निकाला, वो उनकी बदनीयती और इरादतन हत्या करने की बात को साबित करती है। इसीलिए उनके खिलाफ 302 के तहत ही मुकदमा चलना चाहिए। अब रही बात बाकी आरोपियों की, तो उनके खिलाफ जाहिर सी बात है 302 का मुकदमा नहीं बनता, क्योंकि वो कत्ल में शामिल नहीं थे। यानी वो 3 आरोपी जो इन लोगों की मदद कर रहे थे, जिन्होंने इनको ये आइडिया दिया था कि ड्राइवर का नाम बदल दो, जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है वो ड्राइवर बन के पुलिस के पास आओ, जिसके पास लाइसेंस नहीं है अगर वो ड्राइविंग करता हुआ पकड़ा गया तो और सख्ती होगी। फिर कुछ फेक डॉक्यूमेंट्स भी इन लोगों ने प्रोड्यूस करने का आइडिया दिया था, इनकी मदद की थी। तो ये जो 3 लोग हैं, इनके खिलाफ पुलिस ने आईपीसी की धारा 201 के तहत सबूत मिटाने का जुर्म तय किया है और साथ ही 212 के तहत गुनहगारों की मदद करने का और 182 के तहत गलत जानकारी देकर गुमराह करने का केस भी जो है इनके खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया है और वो केस इन लोगों के खिलाफ चलेगा। इन लोगों को पहले पुलिस ने 120B यानी आपराधिक साजिश में शामिल होने का भी आरोपी बनाया था, लेकिन कोर्ट में जब चार्ज फ्रेम पर बहस हुई तो यह तय पाया गया कि ये लोग आपराधिक साजिश के आरोपी नहीं हैं, क्योंकि बचाव पक्ष के वकील का यह कहना था कि किसी भी अपराध को अंजाम देने से पहले साजिश जो है पहले रची जाती है। कोई घटना हो गई उसके बाद साजिश नहीं रची जाती, उसके बाद तो फिर आदमी बचाव के तरीके सोचता है या सबूत मिटाने की कोशिश करता है। तो उन धाराओं में इनके खिलाफ मुकदमा है। 120B के तहत कत्ल के अपराध की साजिश रचने का जुर्म इन पर शुरुआती तफ्तीश या जांच के मुताबिक नहीं बनता है, इसलिए इनको उसमें राहत देना चाहिए। तो इनके खिलाफ जो 120B का केस लगा हुआ था, जिसमें इनके खिलाफ और सख्त कार्रवाई हो सकती थी 3 लड़कों के खिलाफ, उनको उस 120B से राहत मिल गई है, मुक्ति मिल गई है। तो अब इस मामले में चार्ज फ्रेम हो चुका है और चार्ज फ्रेम होने में 7 महीने का वक्त लग गया। विडंबना आप ये देखिए, अब इस मामले में जज साहब जो है 14 अगस्त को चार्ज फ्रेम पर उनका जो ये फैसला है उस पर सिग्नेचर करेंगे और 14 अगस्त को सिग्नेचर करने के बाद उसके बाद इस मामले में ट्रायल की शुरुआत होगी, यानी गवाह पेश किए जाएंगे, सबूत पेश किए जाएंगे और फिर उसको अदालत
में जो माननीय न्यायाधीश है उनके सामने की कसौटी पर उसे कसा जाएगा। फिर यह तय होगा कि इन गुनहगारों को क्या सज़ा दी जाए, या सज़ा दी भी जाए या नहीं दी जाए। तो खैर, अब बात कर लेते हैं जल्दी से कि इस मामले में सबूत क्या क्या है। सबूत इस मामले में पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज हैं जिसमें उस लड़की की लाश को ये लोग अपनी कार में घसीटते हुए दिख रहे हैं। कुछ फुटेज पुलिस को ऐसे भी मिले हैं जिसमें वो लड़के कार से नीचे उतरकर नीचे जो भी चीज़ फंसी है, लड़की फंसी है, उसको देखते हुए या उसकी जांच करते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरह के फुटेज भी है। और इसके अलावा मोबाइल फ़ोन के लोकेशंस का एविडेंस है। साथ ही उस लड़की के साथ उसकी जो दूसरी सहेली थी जिसका नाम निधि है, जो बिल्कुल रहस्यमयी तरीके से एक्सीडेंट के बाद गायब हो गई थी, उसकी टेस्टिमनी, उसका बयान भी पुलिस के पास है। वो आदमी जिसने पहली बार एक कार के नीचे कोई चीज़, कोई इंसान फंसे होने की बात को देखा, नोटिस किया, जिसने पुलिस को पहली बार कॉल की थी, उस आदमी का बयान भी पुलिस के पास है। साथ ही कुछ और भी गवाह और चश्मदीद पुलिस को मिले हैं जिनके विटनेसेस अदालत में कराए जाएंगे। और सबूत के तौर पर वो गाड़ी में खून का लगा होना, डीएनए रिपोर्ट जिससे ये इस्टेब्लिश हो जाए कि मरने वाली लड़की जो है वो अंजलि ही थी, निधि का स्टेटमेंट, निधि की स्कूटी जो एक्सीडेंट का शिकार हुई थी वो, ये सारी चीज़ें जो है वो फिलहाल पुलिस के पास सबूत के तौर पर हैं और ये सारी चीज़ें अदालत में पेश की जाएंगी। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि इस मामले में अदालत का फैसला आएगा और जिन भी आरोपियों पर जिन धाराओं के तहत फिलहाल केस दर्ज हुआ है और फिलहाल जिन धाराओं के तहत केस अदालत में चलने वाला है, वो धाराएं पुलिस साबित करने में कामयाब हो जाएगी और गुनहगारों को सज़ा मिलेगी, ताकि आने वाले दिनों में कभी कोई इस तरह का संवेदनहीन और बर्बर व्यवहार किसी दूसरे इंसान के साथ न कर सके, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। तो ये उम्मीद हम कर सकते हैं। इस मामले पे आगे जो भी अपडेट होगा मैं आपको अपडेटेड करता रहूँगा, आप लोगों को बताता रहूँगा। तो फिलहाल इस पेशकश को यहीं तक रुकूंगा, लेकिन मेरी जो प्रीवियस स्टोरी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि मणिपुर में वो जो 2 लड़कियों के वायरल वीडियो सामने आए थे जिसमें उनको निर्वस्त्र करके कुछ दंगाई सड़कों पर घुमा रहे थे, उसकी जांच कहाँ तक पहुंची थी उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। उसमें कुछ लोगों ने कमेंट किया, ये कुछ लोगों के नाम पढ़ता हूँ। निशु हमारी दर्शक हैं, उन्होंने भी कमेंट किया और उन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी है। उन्होंने कहा है कि धर्म चाहे जो भी हो, इंसान अच्छे बनो ताकि इंसान के कर्मों का हिसाब हो। उन्होंने ये भी लिखा है कि कर्म का हिसाब होगा, धर्म का नहीं होगा। तो इनकी बात से मैं काफ़ी हद तक सहमत भी हूँ। और कमुम्बाई के नाम से एक आईडी है, उन्होंने कमेंट किया है। विजेंद्र सिंह जी, प्रदीप भाम्बू जी, बुलेट राजा, श्याम माली जी का कमेंट है। जी न्योडू एक हमारे सज्जन हैं, उन्होंने भी कमेंट किया है। विक्रम सिंह बारमेर से कमेंट करते हैं। स्वप्ना जी ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। और इशरत खान और हंटर किंग, फ्रीक मोड एक्सोटिक्स के नाम से एक आईडी है। जीवन पाठक जी और रघुवंशी रघु, इन्होंने भी कमेंट किया। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, लेकिन सारे लोगों के कमेंट और नाम तो पढ़ नहीं सकता, आप समझ सकते हैं, समय की पाबंदी होती है। मगर आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर कोई भी ख्याल इस स्टोरी को देखकर आपके मन में आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं बेशक यहाँ कैमरे पर वो सारे कमेंट्स ना पढ़ पाऊँ, लेकिन व्यक्तिगत रूप से आप सारे लोगों के कमेंट मैं पढ़ता हूँ। तो फिलहाल आज की इस पेशकश में इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।